हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको जो है आपका आईबीपीएस आरआरबी का जो आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो उससे पहले आपको जो है ये कुछ बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। तो ये एक थोड़ी सी देखिए थोड़ी सी 15 से 17 मिनट की एक वीडियो है, क्योंकि इसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बताया है जो जो बातें आपको ध्यान रखनी है आपका जो है आईबीपीएस आरआरबी का फॉर्म फिल करते वक्त, ताकि आपको जो है बाद में फॉर्म फिल करते वक्त या फिर सिलेक्शन के दौरान जो है आपको जो है वो दिक्कत ना आए। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ ज़रूर बने रहे। फिर भी आपको कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी मेरा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ जाके भी आप जो है अपना डाउट पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आपको जो है नोटिफिकेशन के साथ आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या जो है आपके डाउट है, साथ में आपके डाउट्स लेता जाऊँगा और साथ में आपके जो है वहीं से नोटिफिकेशन से ही आपको जो है वो क्लैरिफाई करता रहूँगा, ताकि क्योंकि बाद में फिर जो है वो सब्सक्राइबर वगैरह या कई एस्पिरेंट ऐसे बोलते हैं कि सर ये आपने कहाँ से बताया। तो आपकी नोटिफिकेशन से ही डायरेक्टली आपको जो है मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो नोटिफिकेशन को और इस वीडियो को जो है बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए नोटिफिकेशन को जो है वो बहुत ध्यान से देखेंगे, ताकि आपके जो है सारे डाउट जो हैं नोटिफिकेशन से रिलेटेड वो आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए आपका मतलब ये आपको पता ही है कि आपके रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 7/6/2024 से 27/6/2024 तक है। ठीक है, और पेमेंट वगैरह की जो है ये दिया हुआ है, और एग्ज़ाम का दिया हुआ है कि प्रीलिमिनरी आपका अगस्त में होगा टेंटेटिव, और आपका जो मेन है वो सितंबर-अक्टूबर में होगा। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब मतलब नोटिफिकेशन में देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे कुछ जनरल बताया गया है आरआरबी इसके बारे में, उनके बारे में। तो ये जो है आपके पार्टिसिपेटेड आपके जो है रीजनल रूरल बैंक्स हैं जिनकी वैकेंसी जो है मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, 43 जो हैं आरआरबी हैं। और अब सबसे पहला डाउट आप लोगों का ये था कि सर मतलब मैं जो है मतलब मैं एक का डाउट था कि मैं जम्मू कश्मीर से फ़िल करता हूँ या मैं कहाँ से फ़िल करता हूँ, तो वहाँ के लिए जो एलपीटी का टेस्ट होगा वो वहाँ के लिए कौन सी लैंग्वेज में होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको इस टेबल के ऊपर ही दिया हुआ है डिज़ायर्ड लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब आपको सबसे पहले किसी भी मतलब आप जिस भी स्टेट से अपना फॉर्म फिल करने जा रहे हो वहाँ की आपको जो है डिज़ायर्ड लोकल लैंग्वेज आपको चेक कर लेनी है। ठीक है, अब इन्होंने नोटिफिकेशन में क्या बोला हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है कि अगर आपने 8वीं क्लास तक आपका जो है 8वीं क्लास में अगर आपने डिज़ायर्ड लोकल लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको प्रोफिशिएंट माना जाएगा। और अगर आपने 8वीं से ऊपर किसी भी लेवल तक आपने वो लोकल लैंग्वेज पढ़ी है तो भी आपको प्रोफिशिएंट माना जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने 8वीं क्लास तक जो है उस लोकल लैंग्वेज को पढ़ा है, आपके सर्टिफिकेट में है वो, तो फिर उसको जो है आपको प्रोफिशिएंट माना जाएगा। मतलब आपका जो है लोकल लैंग्वेज का जो टेस्ट होता है वो आपका नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किसी भी स्टेट से या किसी भी आरआरबी में आप भरने जा रहे हो तो आपको एक बार जो है इन लैंग्वेजेस को ज़रूर चेक कर लेना है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका आ जाता है, ये नेशनैलिटी आपको पता ही है। और दूसरा डाउट था कि सर मेरी एज जो है वो इतनी है, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो मतलब आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो जो भी यहाँ पर एज लिमिट दी गई है आप सिर्फ उस एज लिमिट के अकॉर्डिंग ही अपना फॉर्म जो है वो फिल कर पाओगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो है दिया हुआ है मतलब जो आपका ऑफिस असिस्टेंट है जिसको बोला जाता है क्लैरिकल में आपकी 18 से 28 तक है। ठीक है, ये अनरिजर्व्ड के लिए है। उसके बाद ऑफिसर स्केल 1 में 18 to 30 है। उसके बाद ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर 21 to 32 है। ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर उसमें 21 से 40 ईयर्स तक है। अब ये आप बोलोगे कि इनमें तो एज जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि इनमें जो है आपका ऑफिसर स्केल 2 एंड ऑफिसर स्केल 3 में आपका जो है वो एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है, तो उसके बाद अब एज रिलैक्सेशन जो है
वो आपको देखिए, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, नॉन क्रीमी लेयर से स्पेसिफिकली, तो आपको जो है 3 ईयर्स का जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, देन फिर ये PWD वाले लोगों के लिए जो है वो 10 साल का है, और आगे भी इन्होंने जो है वो दिया हुआ है। तो मतलब जनरली क्वेश्चन यही था कि सर मैं SC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, ST कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मेरी जो है वो डेट ऑफ बर्थ इतनी है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो अब आपको क्या करना, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अपनी जो है इसमें आपको जैसे इसमें क्लैरिकल में आपको 28 में आपको 5 ऐड कर लेने हैं। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो उतनी एज तक अगर आप हो, 1/6/2024 ये उनका कट ऑफ डेट जो है 1/6/2024 है। ठीक है, और अगर आप OBC से हो तो आप 3 साल और ऐड करके इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो है फिर हम चलेंगे, ये उन्होंने दिया हुआ है PWD वाले कैंडिडेट के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, नीचे हम नोटिफिकेशन में जाते हैं, एक्स सर्विस मैन का आया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का इन्होंने बोला है। ये मतलब उसका उन्होंने बोला है कि मतलब जो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ना तो SC से हैं, ना ST से हैं, ना OBC से हैं, तो और उनके पास जो है उनकी जो मिनिमम एनुअल इनकम मतलब है, ग्रोस इनकम जो है उनकी वो 8 लाख से कम है, तो उनको जो है वो EWS में काउंट वो होंगे। और फिर उनका जो है उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है कि ऐसा है। और फ्रेंड्स याद रखना, अगर आप मतलब अगर आप OBC कैटेगरी से या फिर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब अगर आप अभी फॉर्म फिल कर रहे हो तो फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपके पास मतलब इस ईयर का, इस फाइनेंशियल ईयर का आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो उस टाइम पे आपको दिक्कत ना आए। तो आपको क्या करना है, अपनी जो है सर्टिफिकेट की, अगर आप OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अपना सर्टिफिकेट के लिए आप जो है वो सबसे पहले अपना अप्लाई कर दीजिए, ताकि जब तक नोटिफिकेशन ख़त्म होने की, फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो ख़त्म हो जाएगी, तो उससे पहले आपका जो है वो सर्टिफिकेट बन के आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आपको वो कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने फिर उनके बाद जो है वो क्वालिफ़िकेशन का दिया गया है कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्या है, ऑफिसर स्केल 1 के लिए क्या है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने बाकी का दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है और अब यहाँ पर एक बात और देख लीजिए कि एलिजिबल कौन है। अब कई लोग बोलते हैं कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ तो क्या मैं भर सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन और बिफोर 27, मतलब आपके पास 27 तारीख से पहले या उस दिन आपका रिज़ल्ट जो है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर देखिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट, आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो है वो डेट होनी चाहिए या तो 27/6/2024 की या उससे पहले की। मतलब आपका जो रिज़ल्ट है वो 27/6/2024 तक अगर डिक्लेयर हो जाता है तो ही आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, ये यहाँ से आप पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आपका ये देखिए, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। ठीक है, अब इन्होंने बोला हुआ है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी स्टडीड द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन स्टैंडर्ड 8th or any level above standard 8th in government recognized board of education school or having any certificate to the effect for standard 8th or any level above would be considered proficient in that language। मतलब अगर जिसने 8वीं क्लास में अपना वो पढ़ा है लोकल लैंग्वेज या उससे ऊपर पढ़ा है तो उसको प्रोफिशिएंट माना जाएगा। where the candidate does not meet the aforesaid requirement in local language at the time of selection, he will be given a time of 6 months from the date of joining to acquire the proficiency। मतलब उसको जो है 6 महीने जो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है वो 6 महीने उसको दिए जाएंगे कि आप यहाँ की जो है लोकल लैंग्वेज को आप जो है वो एक्वायर करो। ठीक है, तो अब ना फिर भी आपको मैं बोलूँगा कि जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हो वहाँ की एक बार लोकल लैंग्वेज ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट हिस्ट्री का बोला है। कई लोग पूछते हैं क्या सर सिबिल स्कोर चेक होता है, तो इन्होंने यहाँ पे सिबिल के बारे में बोला हुआ है कि मतलब
जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं वो एक हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री उनकी होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। बाकी ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके पर्टिकुलर आरआरबी से, जिस भी रिस्पेक्टिव आरआरबी से आप फॉर्म फिल कर रहे हो। ठीक है, इन्होंने बोला हुआ है, मतलब देखिए, कैंडिडेट विद नो बैंक अकाउंट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, मतलब जिनका खाता ही नहीं है बैंक में, तो उन्होंने तो लोन वगैरह कुछ लिया ही नहीं है, तो उनका तो सिबिल स्कोर कहाँ से चेक होगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला हुआ है अपनी हेल्दी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन की इन्होंने डेट वो बताई हुई है, फ़ीस कितनी है, और फिर इन्होंने प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का बताया हुआ पैटर्न, देन उसके बाद मेंस का पैटर्न बताया हुआ। ठीक है, इसको आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। और यहाँ पे आपको देखना है जैसे कि ये आपको पता ही है वैसे तो आप सब लोगों को, कि आपका रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी जो है वो आपका मतलब मैंडेटरी है। अब इंग्लिश और हिंदी में से आप कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ये आपका जो है एक ये भी डाउट होता है बच्चों का, एस्पिरेंट का, कि सर मतलब क्या हमारी लोकल लैंग्वेज में जो है वो एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ आंध्र प्रदेश की, तो इंग्लिश और हिंदी सब में कॉमन है, और आंध्र प्रदेश की जैसे मैं बात करूँ वहाँ पे तेलुगु में भी आपको जो है आपका एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। दैन उसके बाद मैं बात करूँ गुजरात की, तो वहाँ पे गुजराती में आपको मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँ तो वहाँ उर्दू में आपको साथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, और पंजाब की बात करूँ तो वहाँ पंजाबी में देखने को मिलेगा। तो और ये देखिए वेस्ट बंगाल की बात करूँ तो वहाँ आपको बंगाली में भी जो है एग्ज़ाम जो आपका होगा वो आपको उस लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया। तो फिर इन्होंने ऑफिसर स्केल 2 का उनको तो सिंगल एग्जामिनेशन होना है, तो ये बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो ठीक है, यहाँ पे मतलब इतना हमारे मतलब का नहीं है। अब मैं आपको, और हाँ, एक एग्जामिनेशन सेंटर भी आप देख लेना, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हो, जिस भी रिस्पेक्टिव आरआरबी से आप फॉर्म फिल कर रहे हो, उस ही स्टेट में आपका जो है एग्ज़ाम होगा प्री का और मेंस का। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप हरियाणा से फॉर्म फिल कर रहे हो या फिर आप गुजरात से फॉर्म फिल कर रहे हो, आप सोचते हो कि आपका जो सेंटर है वो हरियाणा में होगा, तो ऐसा नहीं होगा। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिल करोगे वहीं के रिस्पेक्टिव स्टेट में आपका जो है एग्जामिनेशन सेंटर होने वाला है। तो ये भी बात ध्यान से पढ़े। ठीक है, फॉर्म फिल करने से पहले। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू का बताया गया। अब ये देख लीजिए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग। अब सब लोग जो हैं ये जो यहाँ पे बात आई है इसको बहुत ध्यान से पढ़े। सबसे पहले तो जिन लोगों का मतलब ऑफिसर लेवल के लिए जो भर रहे हैं उनका इंटरव्यू पे क्या क्या चाहिए होगा, और जो क्लैरिकल लेवल पे भर रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग के टाइम पे क्या क्या चाहिए होगा। ठीक है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड सेल्फ फोटोकॉपीज इन सपोर्ट। ठीक है, ये बोला है। सबसे पहले प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, जो ऑफिसर स्केल 1 का मेंस क्लियर करेंगे उनके लिए। अब दूसरा जो है वो सबके लिए ही मैंडेटरी है, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब आपको जो है अगर आप अभी फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसकी कॉपी को जो है आपको सेव करके रख लेना है, क्योंकि बाद में कैंडिडेट फिर बोलते हैं कि सर मेरा जो है एप्लीकेशन फॉर्म वो गुम हो गया या फिर डिलीट हो गया, तो अब मैं क्या करूं। क्योंकि ये एक बहुत मैंडेटरी जो है आपका डॉक्यूमेंट है, जैसा कि मेंशन्ड भी है। तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको जो है बड़े ध्यान से सेव कर लेना है, 2-3 जगह उसको सेव कर लेना है। या तो ऐसा करना है, अगर आप सोचते हो कि वो डिलीट हो जाता है तो उसका क्या करो, फॉर्म अगर आपने सेव कर लिया तो उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रख दो, जहाँ पे आपकी डिग्री वगैरह रखी हुई है, ताकि जब भी आपका सिलेक्शन हो और आपको फॉर्म की ज़रूरत हो तो आप वहाँ पे वो फॉर्म प्रोड्यूस कर पाओ। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा मतलब सॉल्यूशन ये है। ठीक है, उसके बाद तो वही जो आपका मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसका लिखा हुआ है। ठीक है, और ऐसा ही सब इसमें जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमें मतलब इतना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। उसके बाद वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका अब हाउ टू अप्लाई, सबको पता ही है कैसे अप्लाई करना है। आप घर बैठ के भी अपना जो है फॉर्म वो अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास लैपटॉप पीसी वगैरह है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कॉल लेटर्स वगैरह। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये तो वैकेंसीज़ आपकी जो है वो बताई हुई है कि किस किस प्रकार से वैकेंसीज़ हैं। ये देख लेना आप, जिस भी स्टेट से आप या जिस भी आरआरबी में आप भरने वाले हो, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसकी वैकेंसीज़ आप देख लेना। देन हम चलते हैं अभी
एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है वो दिए हुए हैं कि कहाँ पे आपका जो है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, कहाँ पे आपका मेंस का सेंटर होगा। ये टेंटेटिव सेंटर होते हैं, कभी भी लास्ट मोमेंट पे चेंज हो सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली जो है 95% यही तकरीबन होते ही हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो है ये देख लेना फ़ोटोग्राफ इमेज आपकी कैसी होनी चाहिए। कई बार जो है वो फॉर्म आपका फ़ोटोग्राफ या फिर सिग्नेचर की वजह से जो है वो हो जाता है आपका रिजेक्ट। तो कि आपका जो है इसमें फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी, सिग्नेचर चाहिए होगी, आपका लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन चाहिए होगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपकी चाहिए होगी, ठीक है। और सर्टिफिकेट एज मेंशन्ड इन क्लोज जे एज़ पर स्पेसिफिकेशन गिवन बिलो। अभी नीचे देख लेते हैं ये क्या है, ठीक है। और मतलब ये आपको जो है लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन आपका जो है, और ये आपका जो है बताया इन्होंने, ये आपको लिखना है। मतलब ये भी डाउट पूछते हैं एस्पिरेंट कि सर हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना है, तो आपको अपनी लैंग्वेज में जो है हैंड रिटन कैंडिडेट इन इंग्लिश ओनली, ठीक है। इन्होंने सीधा लिखा हुआ है कि आपको इंग्लिश में लिखना है। आपको ये टाइप प्लेन पेपर के ऊपर टाइप कर देना है, आइए आपका नाम डिक्लेयर करके ये लिख के आपको अपनी ऑन राइटिंग में उसको जो है आपको सबमिट मतलब स्कैन करके अपलोड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, तो उन्होंने बोला हुआ है कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं परफॉर्मा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब डाउट पूछते हैं कि सर हमें जो है अपना सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में बनाना है, ठीक है। देखिए नीचे जो है फॉर्मेट आपको दिए गए हैं, आप इसमें से ही अपना जो है वो प्रिंट आउट लेके इसके ऊपर भी साइन करवा सकते हो, या आपको इस फॉर्मेट में अपना जो है वो सर्टिफिकेट बनवाने हैं। जैसे कि SC/ST का ये दिया गया है परफॉर्मा। उसके बाद हम बात करते हैं OBC का। देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है परफॉर्मा है, तो आपको OBC का जो है इस फॉर्मेट में ही आपका वैलिड होगा। देन उसके बाद आपका EWS का ये वाला जो है ये वैलिड होगा, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका डिसेबिलिटी का है। मतलब ये सारे परफॉर्मा जो है वो सर्टिफिकेट परफॉर्मा नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे मतलब के नहीं है तकरीबन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, देखिए। और सर्विंग पर्सनल सबके लिए यहाँ पे दिया गया है, आर्म्ड के लिए। और ये हाँ, ये मतलब हमारे मतलब का नहीं है, ये हो गया कंप्लीट आपका। तो ये कुछ जो थे डाउट्स थे बच्चों के, मतलब ये होते हैं फॉर्म फिल करने से पहले, और फिर बच्चे जो है लास्ट में मतलब एस्पिरेंट फिर परेशान होते हैं। तो इसलिए मैंने एक कंप्लीट जो है नोटिफिकेशन को पहले अच्छे से खुद रीड किया, और फिर आप सब लोगों को मैंने दिखाया कि ऐसे ऐसे जो है आपको इसको जो है अपने फॉर्म को फिल करना है, और बड़े ध्यान से आपको जो है इन फॉर्म को फिल करना, और जो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है उसको बड़े ध्यान से आपको जो है वो याद रखना है। तो आशा है कि आपने जो है वो वीडियो जो है वो उसको अच्छी तरह से आपने देख लिया होगा, आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो वहाँ जाके भी आप जो है चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे भी अपना जो है वो डाउट पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड हैव अ नाइस डे।